यूजीसी नेट यूनिट 8 फर्स्ट पेपर हम क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने किया था कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अब हम करेंगे आज ई गवर्नमेंट से संबंधित सरकारी हमने बात किया था कि सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट कंप्यूटर के माध्यम से काफी सर्विसेज से जुड़ गए हैं। तो उसके संबंध में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक उसको हम देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत पहले सिलेबस में था नहीं, तो काफी पहले का क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे अपडेट एकदम रिसेंट हुई है, इसलिए इसके क्वेश्चन में कम मिलेंगे। ओके, जो क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक उसको हमने कलेक्ट किए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना? क्वेश्चन 13, ICT एप्लीकेशंस लिस्ट 1 पे है, लिस्ट 2 पे है एग्जांपल्स। मेजरमेंट एप्लीकेशन, कंट्रोल एप्लीकेशन, मॉडलिंग एप्लीकेशन, एक्सपर्ट सिस्टम। और इसके एग्जांपल्स है सिमुलेशन कार क्रैशेस, रिवर पॉल्यूशन, ऑटोमेटिक ओवन, मेडिकल डायग्नोसिस। अब आप बताइए कि किसके साथ कौन सा मैच करेगा। मेजरमेंट एप्लीकेशंस पहला है। इसमें मेजरमेंट एप्लीकेशन में क्या होती है, ये रिलेटेड होती है। इट इज वी कैन से मेजरमेंट एप्लीकेशंस आर रिलेटेड विद द रिवर पॉल्यूशन, कंडक्टिविटी। इसके बाद आपका TDS का जो मीटर इत्यादि होती है, इसका एनालिसिस करने के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि जल प्रदूषण और चालकता, या इसके बाद आपका जो जो TDS के मीटर्स के लिए एनालिसिस करने के लिए जो पानी का जो क्वालिटी होती है उसको जो मेजर करते हैं, जिससे एक स्पेसिफिक एक विशेष तरह की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो आप समझते हो, थोड़ी सी केमिस्ट्री की बात है, इलेक्ट्रोलाइट से करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, डिजोल्व होती है पानी में। तो थ्रू ईच ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स मेजर अ सेपरेट पैरामीटर। इन सबके इन सबके मेजर करने के हम पैरामीटर जो मान, हिंदी में कहेंगे इसको मानदंड जो होते हैं, वो सारे को मिले करके द रिजल्ट आर को रिलेटेड एंड इंडिकेटेड ऑफ द पॉल्यूशन। इससे हम पॉल्यूशन को हम बताते हैं कि कितना पॉल्यूशन लेवल है, मेजर करते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं पूरे मिला के मेजरमेंट एप्लीकेशन कहते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन को मेजर करने की जो कैपेबिलिटी होती है। तो इसके साथ किसका संबंध होगा? इसके साथ संबंध होगा पानी के लिए, तो वो आपका रिवर पॉल्यूशन, यानी कि ए के साथ क्या होगा, सेकंड होगा। ए के साथ अगर सेकंड होगा तो पहला ऑप्शन कट और लास्ट ऑप्शन कट। अब आपको चुनाव करनी है बी और सी में। बी का दोनों में थर्ड है, बी का चुनाव, बी का आप चेक मत करो अगर एग्जाम में जाते हो तो। ए के लिए दोनों सेकंड है, बी के लिए दोनों आपका बी का दोनों ही थर्ड है। सी का क्या है, या तो आप सी या तो डी चेक कर लो तो आपका आंसर मिल जाएगा। सी सर के डी के साथ साथ फर्स्ट आएगा, एक्सपर्ट सिस्टम जो है सिमुलेटिंग कार क्रैशेस। अगर आप सोचते हो कि डी के साथ फर्स्ट आएगा तो क्या सी के साथ फोर्थ आएगा? सी के साथ चलो हम बात कर लेते हैं, बाकी जो लोग आपको हमें सुन रहे हैं। बी तो बी के साथ 3 रहेगा सर, ऑटोमेटिक आप ओवन वाला होगा सर, कंट्रोल एप्लीकेशन। हाँ, सुनो, मैंने आपको बताया, जो मैं बता रहा हूँ उसको जब ध्यान से सुनो तो बहुत अच्छा एग्जाम में अच्छे करोगे। मैंने बताया कि पहले रॉन्ग आंसर का मैं एलिमिनेट कर दिया। क्या किससे किया? ए और डी गलत है, राइट। इसके बाद हमारे पास बचा बी और सी। ऑप्शन बी बचा, ऑप्शन सी बचा। तो बी बी आंसर हो जाएगा सर। हाँ ठीक है, अब मैं बता, बी और सी हम डिसाइड करते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया कि ये आप चेक मत करो जिसको मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों में सेम है। तो बी के साथ थर्ड है कि नहीं है इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो होगा ही, क्योंकि दोनों में से करेक्ट होगा ही, और दोनों में बी के साथ थर्ड है। तो आप बी के साथ अगर थर्ड को चेक करते हो तो आपका समय आपको मतलब वहां पे समय आपका बेकार जा रही है। ठीक है, बी दोनों में से अगर एक करेक्ट है
और दोनों में बी थर्ड दिया है, तो आपको बी को चेक ही नहीं करना है, आपको चेक करना है सी या डी। सी के साथ फर्स्ट अगर आप कंफ्यूज हो तो आप कंफर्म करोगे डी के साथ फोर्थ होगा। अगर आप कंफर्म करते हो कि डी के साथ फोर्थ होगा तो फिर आपका सी का कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। या मान लो अगर डी के साथ आप कंफ्यूज हो कि डी के साथ फोर्थ है कि नहीं है, तो आप कंफर्म करोगे क्या सी के साथ फर्स्ट होगा। ये सारे मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि जिसके जरिए आपका मैक्सिमम चांस होती है कि आप सही आंसर तक पहुंच जाओ, भले ही आपका आंसर पता ना भी रहे तब भी। तो अगर आपको दोनों में से एक में डाउट भी हो, सी क्या होगा कि डी क्या होगा, तो किसी एक को कंफर्म करो, मतलब कंफर्म सही है ये निकाल लो, या कंफर्म गलत है इसको निकाल लो, तो आपका आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर आपको पता चलता है कि नहीं सी के साथ फोर्थ कंफर्म गलत है, तो फिर ऑप्शन क्या बचेगा आपका, सेकंड वाला बच जाएगा। और अगर आपको लगता है कि सी के साथ फर्स्ट ऑप्शन एकदम कंफर्म आपका गलत है, तो क्या बचेगा आपका, थर्ड बच जाएगा। इस तरह से जब जब करते हो तो आपको मतलब डाउटफुल क्वेश्चंस को भी आप सही करके आते हो। तो इस मेथड का इस्तेमाल करो, करके आप निकालो कि सेकंड और थर्ड में कौन सा जाएगा। इसके पहले के आप लोगों में से जो आंसर दिए उन्होंने उनमें सही आंसर भी दिए हैं, गलत आंसर भी दिए हैं। आप लोग फिर से सोचो, जो मैंने मेथड बताया उसके जरिए कि सी के साथ फर्स्ट को टैली करो, क्या ये सही है कंफर्म हो या गलत है कंफर्म हो। अगर इसमें कंफर्मेशन नहीं मिल पाती है आपको, तो डी के साथ चौथे को आप टैली करो, स्टडी करो, क्या ये कंफर्म हो सही है या कंफर्म हो गलत है। एक कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाएगा तो आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। मैं आपको बोल देता हूं कि कंट्रोल एप्लीकेशन क्या होती है। ये आपका एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर होती है, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर में जो बहुत ही हम कह सकते हैं कि ये टाइनी कंप्यूटर्स आपका माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज द सम टाइनी कंप्यूटर्स एम्बेडेड इन हाउस होल्ड आइटम्स। जैसे कि आप देखते हो ना कि टेलीविजन में होता है, वॉशिंग मशीन में आपको बहुत से कई सारे प्रोग्राम सेट होते हैं। जैसे आपका जो डिस्प्ले होता है उसमें आप 14 आपका वॉश ऑप्शन मिलती है, 12 आपको मिलती है। अगर आप बॉश का या आईएफबी का या एलजी का अगर वॉशिंग मशीन खरीदते हो, और अगर आप फ्रंट लोडेड खरीदते हो या ऐसे अगर डिस्प्ले वाला खरीदते हो, तो आप देखते हो उसमें सारा क्या होती है आपका एक माइक्रो कंप्यूटर आपका या मिनी कंप्यूटर लगी रहती है। तो इसमें कहाँ का इस्तेमाल होती है, टेलीविजन में या वॉशिंग मशीन में, या आपका जहाँ पे आपका बर्गलर अलार्म वगैरह बनानी होती है, इन सब जगह पे आपको इसका इस्तेमाल करते हैं। Though the use of input and output connections, they can monitor and control the device in real time. ये सारे क्या करते हैं, ये आपका रियल टाइम में, मतलब उसी टाइम पर पे जिस समय ऑपरेट हो रहा है उस समय उसको कंट्रोल कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। उसके कुछ प्रोग्राम पहले से फिट होते हैं, पहले से उसको प्रोग्राम करके दिया होता है। तो ये आपका क्या होती है, इट इज रिलेटेड विद द ऑटोमेटिक ओवन के। अगर अगर आप जिसके घर में ओवन है आप देखोगे उस पर भी इसका इस्तेमाल होती है। तो ये क्या करता है, इसका नाम होता है कंट्रोल एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को कंट्रोल करते हैं। तो बी का मतलब मैंने समझा दिया कि आपको कंट्रोल एप्लीकेशन का मतलब क्या है जो इस पर दिया गया है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको यही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इनमें से कोई भी अगर अगला क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको जान पाओ। तो मेजरमेंट एप्लीकेशन क्या होती है, जो मेजर करता है, क्या क्या करता है, जैसे पानी का पॉल्यूशन लेवल कितनी है, इन सब चीजों को आपको मेजर करता है। कंट्रोल एप्लीकेशन क्या करता है, सब आपके जो घर के जो आपका जो एप्लीकेशन है, जैसे आपका वॉशिंग मशीन, टीवी या दूसरी चीजें जो है, आपका ओवन वगैरह, उसको क्या करता है वो, उसमें आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो और इसके बाद आपका क्या आता है, थर्ड आता है। थर्ड क्या आपका, मॉडलिंग एप्लीकेशन। मॉडलिंग एप्लीकेशन क्या होती है, ये क्रैश मॉडलिंग एप्लीकेशन से क्रैश सिमुलेशन इज ए, क्या होता है ये, वर्चुअल रिक्रेशन ऑफ ए डिस्ट्रक्टिव क्रैश टेस्ट फॉर ए कार और हाईवे गार्ड rail system using a computer simulation in order to examine the level of safety of the car and its occupant. जो गाड़ियां चलती है उनके संबंधित ये आपका करता है मॉडलिंग एप्लीकेशन में, कि आप देखते हो कि कोई कोई कहीं पे अगर क्रैश होता है तो उस समय के लिए जो चीजें आपका जो वर्चुअल जो आपका जो रिक्रेशन करते हैं डिस्ट्रक्टिव क्रैश वगैरह टेस्ट करने के लिए उसमें इस्तेमाल की जाती है। Crash simulation are used by the automakers
जो गाड़ियां बनाते हैं उनके लिए भी उनके वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CAE बोलते हैं इसको, कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में वो एनालिसिस करते हैं कि अगर कभी कोई गाड़ी अगर क्रैश करेगा तो उसका क्या किस किस एंगल में, जैसे आप सीट बेल्ट लगाते हो तो सीट बेल्ट का डेवलपमेंट कैसे किया गया, इसी तरह से उस पर बहुत सारी चीजों को लगातार स्टडी की जाती है कि कैसे हम ऐसा कैसे कैसे कर सकते हैं कि अगर एक्सीडेंट हो भी तो उसमें ह्यूमन लॉस ना हो, मतलब कोई लाइफ का लॉस कम से कम हो या ना हो, बाकी भले लॉस हो जाए, हम क्या क्या कर सकते हैं उन सबके भी वो स्टडी करते हैं। तो ऐसे अध्ययन करने के लिए कोई रियल तो एक्सीडेंट करेंगे नहीं, उस समय जो हम क्या करते हैं मॉडलिंग एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं। इसको कंप्यूटर एडेड आपका डिजाइन, CAD कहते हैं इसको, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद कार के नए नए मॉडल बनाने या बाकी सब काम के लिए भी करते हैं, क्योंकि ये मॉडल से संबंधित होता है। इस तरह के इसको कहते हैं इसको मॉडलिंग एप्लीकेशंस। और फिर क्या आता है आपका एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम किसे कहते हैं? एक्सपर्ट सिस्टम इज अ सिस्टम दैट सीक्स टू अडॉप्ट ह्यूमन नॉलेज टू द कंप्यूटर। इंसान के जो जो ज्ञान होती है उसको कंप्यूटर में क्या करते हैं वो डाल देते हैं। किसके जरिए? आप जानते हैं इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम के आप सब जानते हो, ये नाम तो सबने सुना होगा। तो AI कहते हैं इसको, इसके जरिए करिए हम करते हैं इसमें रोबोट इत्यादि ये सब चीजें इसी पे काम करता है। तो ये हम क्या करते हैं इसमें कि ह्यूमन नॉलेज को कहाँ डालते हैं? कंप्यूटर में डालते हैं, सो दैट कंप्यूटर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स विच आर यूजुअली डन बाय एक्सपर्ट। कि आमतौर पर जो एक्सपर्ट जिस काम को करते हैं उसको कंप्यूटर खुद कर सकता है। आप जानते हो कि आप कंप्यूटर के जरिए हम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मेडिकल में काफी उन्नति की गई है और ऐसा करते भी है, क्योंकि जब कोई ऐसा कुछ बारीक ऑपरेशन की जाती है आंखों के, या क्योंकि आंखों के जो नर्व होती है या आपका ब्रेन का जो नर्व होता है बहुत ही जितने ऊपर बॉडी की तरफ जाओगे फाइन मतलब पतले होते जाते हैं। इतने पतले होते हैं कि हमारे अगर एक ह्यूमन बींग अगर उसमें ऑपरेट करने जाएगा तो हर इंसान का हाथ थोड़ा सा हिलता है, हल्का सा, तो उस हिलने से भी जो होता है उसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है। इसलिए वहां पे क्या करते हैं रोबोट के जरिए कराते हैं, क्योंकि रोबोट का हाथ तो हिलेगा नहीं, तो वो ज्यादा सही होता है। ऐसे ही आपका जो जोखिम भरे काम होते हैं जहाँ पे कार इंडस्ट्री वगैरह में जब आपको जहाँ पे बहुत ज्यादा जोखिम रहता है वहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ करते हैं वो रोबोट करता है। तो वो सारा जो फंक्शंस होते हैं वो रोबोट की तरह की जाती है वहाँ पे। तो ये क्या होती है वो एक इंटेलिजेंस का काम करता है जो एक सामान्यतः कोई एक्सपर्ट करता है। मेडिकल एक्सपर्ट सिस्टम में तो आपको ये सपोर्ट करने के लिए, डायग्नोसिस को प्रोसेस करने के लिए फिजिशियन के इन सब में काम आते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। अब आप बताओ एक के साथ कौन सा मैच कर रहा है? एक के साथ मतलब लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच कराओ। चारों का मैंने एक्सप्लेन कर दिया चारों को। अब आप बताओ कि इसके साथ किसको मैच कराएं? एक के साथ ऑब्वियसली रिवर पॉल्यूशन के साथ, रिवर अभी बताया पोल्यूशन। रिवर पॉल्यूशन के साथ। मेडिकल। हाँ बताइए। सर बी होगा ना बी- आंसर। हाँ ऑप्शन बी सही है। लेकिन कंट्रोल एप्लीकेशन के साथ किसका हम ज्वाइन करेंगे? थर्ड के साथ, क्योंकि अभी बताया अभी आपको ओवेन वगैरह के साथ करते हैं इसमें। तो मॉडलिंग के साथ किससे करेंगे? अभी मैं समझाया अभी आपको, सिमुलेटिंग कार कार क्रैशेस। क्रैशिंग। और क्या बचा है आपका? एक्सपर्ट सिस्टम मेडिकल डायग्नोसिस। डायग्नोसिस। तो जब हमने एक्सप्लेन कर दिया तो आपको समझने में आसान, मैंने दोनों चीज बताया कि आपको इन सब का मीनिंग क्या होता है ये आप जान लो, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही चीज रहेगा, इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पहले आप इसको रॉन्ग आंसर एलिमिनेशन टेक्निक को अप्लाई करो, जिससे आपको ए और डी कट गया। उसके बाद बी और सी में जो चीज कॉमन है उसमें तो मत ही देखो। आप जानते हो कि जैसे ये दोनों कॉमन ही है, तो इन दोनों पे देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये दोनों सही होंगे ही होंगे। तो ये इसमें आप चेक मत करोगे तो आपका टाइम बेकार जाएगा। आप खाली चेक करो जो अलग अलग है। कौन अलग है? सी अलग है, डी अलग है। इन दोनों में से अगर आपको खाली एक जगह पहुंचनी है, कंफर्म कौन सा सही है या कंफर्म कौन सा गलत है। मतलब सी क्या सही है आप कंफर्म हो या गलत है। अगर इतना भी मिल जाएगा कि गलत है तो भी आप पहुंच जाओगे। अगर बोलते हैं सी के जगह सी से चौथा, तो सी क्या बोलता है? मॉडलिंग एप्लीकेशन। चौथा क्या है आपका? मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस क्या मॉडलिंग से हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये कंफर्म गलत है।
तो क्या होगा आपका बी ही बचेगा। या मान लो डी के साथ अगर हम चौथे फर्स्ट को करते हैं, डी क्या बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, और पहला क्या बोलते हैं आपका कार क्रैशिंग। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या कोई कार क्रैशिंग में हम इस्तेमाल नहीं करते, तो हम जानते हैं कि डी कंफर्म गलत है, तो भी आप आंसर बी तक पहुंच जाओगे, सेकंड ऑप्शन। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत। मेरा डिस्कशन करने का मकसद ये था कि आप उस ट्रिक को सीखो, टेक्निक को सीखो, जिससे आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे। इवन आप इसमें डाउटफुल भी हो तो भी आप पहुंच जाओगे, अगर इसी को स्मार्ट तरीका कहते हैं, अगर आप इसका अप्लाई करोगे क्वेश्चंस पे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT? आप इससे तो हर कोई पूछेगा। क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसा कोई है जिनको समझ में ना आया हो? ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, इसको IoT कहते हैं, इसको ये रेफर करता है बिलियंस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस हमारे दुनिया में चारों तरफ जो है, जो आपका कनेक्टेड होती है, किसके जरिए? इंटरनेट के जरिए। ये सारे आपका कलेक्टिंग करते हैं, शेयरिंग डेटा को शेयर करते हैं। तो ये इसलिए इसको हम कहते हैं इसको, अब तो हमारे पास वायरलेस नेटवर्क वगैरह भी आ गया है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी दिया हुआ है, इतना सिमिलर उसका प्रोनाउंसिएशन भी है, थिंग्स और थिंग्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना, नहीं तो फिर वो आपको भटका सकता है। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे, एसेशन रीजन में। ये एसेशन रीजन आपको मिलेंगे ही, मैंने हर बहुत से पेपर का मैंने देखा, मैंने काउंट किया है, तो ये आपका अच्छे खासे क्वेश्चन मतलब इसमें रहता है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करोगे ना, जरूरी नहीं कि आपको सारा का आंसर आ ही जाए, बिना आए भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो, बस थोड़े से आपको स्मार्ट तरीके से करने होंगे, और थोड़ा प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेंगे, नो डाउट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दी गई है, वन लेवल जानती है आप एसेशन, और दूसरा क्या है आपका रीजन। एक आपका स्टेटमेंट है, दूसरा उसका रीजन है। क्या दिया है एसेशन में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज फास्ट बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। देश में IT जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। कारण क्या है? सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मेजर एक्सपर्ट्स ऑफ इंडिया, एंड फर्दर इंडिया हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन हार्डवेयर। ये बात सही है, सॉफ्टवेयर में इंडिया बहुत ज्यादा आगे है। हार्डवेयर में तो चाइना आगे, मतलब काफी कुछ उन्होंने करके रखा है, काफी कुछ किया है, लेकिन इंडिया भी इसमें जो बताया गया इसमें, मैं तो ऐसे बता रहा था कि सॉफ्टवेयर में इंडिया बहुत ही आगे है। तो सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। सॉफ्टवेयर जो इंडिया का सबसे एक मेजर एक्सपोर्ट है, मतलब क्या बोलते हैं, निर्यात है कह सकते हैं आप, ऑफ इंडिया। एंड फर्दर इंडिया हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन हार्डवेयर, इंडिया का हार्डवेयर का बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन द लाइट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट, आप बताओ कि कौन सा सही है। अब आप बताओ ABCD में क्या बोलोगे? ए। ऑप्शन ये आप बता रहे हो, ओके। और बाकी कोई? सी सर। सी बता रहे, और कोई? सर बी लग रहा है सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। और कितने लोग हैं हमारे साथ? इतने कम कम जवाब क्यों आते हैं? है तो कुछ लोग बताओ, आंसर बताओ। ओके, आंसर आप लोग कोशिश किए हो, आप लोगों ने कोशिश की, इसके लिए थैंक यू सो मच, अच्छी कोशिश की सबने। मैं बताना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो डेटा को देता है, तो कुछ कुछ डेटा वो दिए हुए हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा जो दिए हैं, उनका रेट, उन्होंने बताया कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कंबाइंड एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड IT, अगर दोनों को देखेंगे तो ये अगर आप मैच कराओगे, इसके लिए आपको थोड़ी सी आपको GK का नॉलेज होना जरूरी होगा। IT एनेबल सर्विसेज जो है वो 2012-13 में करीब करीब 20% के आसपास फॉल हुए थे, गिर गए थे। और ना तो मतलब ये कह सकते हो कि सॉरी 20% से 14% गिर गए थे,
मतलब आपका एग्जैक्ट डेटा था मेरे पास 20.8% से लेकर के पे था, 20.8% पे था, जो 14.9% में आपका आपका नीचे आ गया था। और 2014-15 में ये लगभग लगभग आपका मतलब 7.3% की गिरावट आई थी। तो जो रेशियो ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इंपोर्ट्स टू एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सर्विसेज विच वाज फॉलिंग प्रायर टू, यहाँ पे इस समय आप जानते हो रिसेशन में इस समय बहुत ज्यादा दिक्कतें भी आई थी 2008 2008 पे, अब तो कंप्यूटर सर्विसेज विच वाज फॉलिंग प्रायर टू द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा क्या आई थी, एक रिसेशन का पीरियड आया था। तो ये इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है कि इसमें आप देखो कि बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज फास्ट बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड इन द एक्टिविटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका रीजन क्या दे रहा है, इसका रीजन में ये बात सही है जो बताया गया इसमें, लेकिन क्या रीजन सही है? अगर सही होता रीजन तो हमेशा ग्रोथ ही होता ना। एक लॉजिकल रीजन मतलब एक लॉजिकल फील्ड है जो हमेशा सही होगा। तो जब रिसेशन आई थी तब सही नहीं था, बाकी कई साल ऐसा है जब 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 गिरावट आई थी। इसका मतलब क्या है, जो बात जो एसेशन है वो सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। तो ऑप्शन सी सही होगा। किन्होंने बोला था ऑप्शन सी सही है? सर हमारा हाँ जी, बिल्कुल आप सही बोले थे। आप शायद आईटी से हो ना? नहीं सर, आईटी से तो नहीं है। लेकिन आप अपडेटेड रखते हो अपने आप को, वेरी गुड। तो ऐसा कोई है जिनको कोई डाउट है इसमें? सबको क्लियर है? स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन अगर सही होता तो हर हर साल वो अप्लाई होता है। तो कुछ कुछ समय ऐसा है जब अभी आप ये तुम्हारे आपका मतलब आपका नीचे आया है, डाउन आया है, तो क्या हुआ, रीजन गलत है। सर अगर रीजन गलत है तो फिर दोनों एक्सप्लेनेशन सही है, इसका मतलब ये हुआ? एक्सप्रेशन तो एक ही है ना आपका, स्टेटमेंट तो एक ही है ना। स्टेटमेंट आपका है आईटी इंडस्ट्री, आईटी इज फास्ट बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड इन द एक्टिविटी ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी एक्टिविटी हो रही है, अब देखो पढ़ाई लिखाई भी हम क्या करते हैं, एक्टिविटी है तो किससे होती है, या आईटी से हो पा रही है। अगर हमारे पास डेटा नहीं अवेलेबल होता, अगर हमारे पास मतलब इंटरनेट का नहीं होता तो हम कर पाते नहीं कर पाते। तो ये बहुत फास्ट टाइप का बिकम हो रहा है, लेकिन कारण क्या है, ये भी बात सही है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक रोल प्ले करता है, लेकिन जो बता रहे हैं कि हर बार जो आपका जो एक्सपोर्ट हमारे इतने ज्यादा अच्छे है, इसमें इसमें क्या बोला है, मेन बात बोला कि मेजर एक्सपोर्ट बोला है। तो एक्सपोर्ट तो हमारा गिरावट भी आई है ना हमेशा, ऐसा तो नहीं कि हमेशा मतलब हमारा मतलब चला ही है हमेशा। तो इंडिया एंड इसमें देखो, इसमें आपको पूरा तो रीजन का अच्छे से इसमें हार्डवेयर का वेरी स्ट्रॉन्ग बेस भी तो बोला है, तो वो फॉल्स हो गया ना इसलिए। हार्डवेयर के हार्डवेयर बारे में तो हमें इंडिया का हमेशा बेस mention भी वेरी नहीं किया स्ट्रॉन्ग था। तो नहीं है ना इसमें। हम्म, लेकिन हार्डवेयर के बारे में आपके एसोसिएशन में कुछ बातें मेंशन भी नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं, हार्डवेयर इसका लेकिन पार्ट सर होता है। इंडिपेंडेंटली अगर हम ट्रू या फॉल्स देखेंगे तो ये फॉल्स हो गया ना। आर हाँ, इज वो भी फॉल्स तभी हम ले रहे हैं। हम्म, क्योंकि हार्डवेयर जो आपका इसे बोल के रहा है कि वेरी अगर हम स्ट्रांग बेस। आर को सर ट्रू लेंगे फिर तो बी ऑप्शन हो जाएगा ना, अगर आर को ट्रू मानते हैं तो। आर का ट्रू मानोगे, आर का ट्रू है नहीं, तो इसलिए बता तो ना हूं। अगर ट्रू होगा तो वो हर चीज को एक्सप्लेन करेगा, हर बार हर जगह को एक्सप्लेन करेगा अगर ट्रू होगा तो। नहीं सर, ट्रू और फॉल्स, पहले हम ट्रू और फॉल्स देख रहे हैं, उसके बाद वो एक्सप्लेनेशन है या नहीं, वो दो चीजें हमें देखनी है इसमें। जैसे बी में उन्होंने बोला है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब वो अपने आप में तो ट्रू है या फॉल्स है वो भी हमें देखना है, और उसके बाद फिर हाँ, वो एक्सप्लेनेशन है या नहीं है बाकी जो उसमें। बोल रहे हो हाँ मेजर आपका जो, लेकिन ये भी बात होता है कि जब आप कोई एसेशन रीजन देखते हैं तो कई केस ऐसा भी होता है कि हमें खाली जो बातें बताई गई उसको भी हमें फोकस, उसको उसमें भी हम उसको बाहर हम ज्यादा जाते नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बताई जा रही है कि कुछ यहाँ जो बताई गई है आईटी का जो आपका जो फास्ट बिकमिंग, आईटी इज फास्ट बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड एक्टिविटी ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट में गिवन है। तब हम इस पे रहते हुए हम बता रहे कि सॉफ्टवेयर आपका, आप मान सकते हो कि सॉफ्टवेयर से उसका वो सपोर्टेड है। लेकिन कई बातें कई चीजें ऐसी होती है कि जो बाहर की चीजें हम बहुत ज्यादा इसमें इंक्लूड नहीं कर पाते, जैसे कि आप एसेशन रीजनिंग में जो देखते हो कई चीजें ऐसी आती है। लेकिन इस बात सही है कि इसमें हार्डवेयर के बारे में जो बता रहे हो कि ऐसे हार्डवेयर में इंडिया
नंबर 1 उस पर अगर डेटा में जाओगे तो हैवी नहीं है, सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा हमारे कमांड है, क्योंकि साउथ के लोग सॉफ्टवेयर में काफी ज्यादा। हार्डवेयर तो सर सारा बाहर का यूज करते हैं हम, HP वगैरह, डेल वगैरह सब बाहर का ही यूज होता तो हार्डवेयर में चाइना जो है वो काफी आगे है, और इसमें चाइना काफी मतलब अपने बना के रखा है पूरा दबदबा। हाँ, सॉफ्टवेयर में है। इंडिया काफी मतलब वो किया है, बहुत ज्यादा मतलब आगे है। हार्डवेयर में जो आपका पूरा मार्केट आप देखते हो कि जितने भी मैक्सिमम चीजें हो वो चाइना की ही मतलब मिलती है, चाहे HP हो चाहे, और जो लोग चाइना का डायरेक्ट नहीं लेते तो चाइना का ले करके भी कुछ लोग ऐसा होता है कि और अपने काम के लिए जो कुछ पार्ट चाइना से खरीद के फिर असेंबल ये अपने 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 इसमें बनाते हैं। जैसे आप देखते हो कि कई ऐसा मोबाइल फोन के जो लेंस होती है, कैमरा का लेंस वो सोनी का होता है, भले कैमरा मोबाइल फोन किसी और कंपनी का होती है, लेकिन लेंस उसका वो सोनी से लेता है, खरीदता है, कुछ पार्ट्स लेता है, मतलब इस तरह से। तो हार्डवेयर का जो पार्ट है, बाकी जो कंपनियां बाहर के भी जो बनाते हैं वो भी कुछ कुछ चीजें वहां से बनाते हैं, तभी तो इतना चाइना मतलब डेवलप है ना, मतलब डेवलप मतलब इतना ज्यादा मतलब मार्केट को पूरा कैप्चर करके रखा हुआ था। धीरे धीरे अब उसको कोशिश की जा रही है कि उसको रिप्लेस करने की। इसलिए फॉल्स है। किसी का डाउट कोई कोई? बिल्कुल सही बताया आपने। रियल अगर डेटा में जाओगे तो भी आपका जो है हार्डवेयर में इंडिया से ज्यादा, इंडिया को मतलब बेहतर करना वो उतना नहीं है जितना कि इसमें मेजर बताया गया, वो भी नहीं है। The National Agency for the Responding to Computer Security Incident as and when they occur is, सर बताओ। ISET, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। बहुत अच्छी। हमारा भांजा इसमें काम करता है सर। अच्छा, इसलिए आपको बहुत अच्छा, बहुत अपडेटेड हो, वेरी गुड। तो आईसेट जो होती है ये आपका नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट, इसके पूरा होती है इसमें आईसेट आपका। और अगर हम इसको एक्सप्लेन कर दे इसको, तो ये होती है कि रिसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द अमेंडमेंट एक्ट क्या होती है, 2008 की है। और इसमें डिजाइन किया आपका डिजाइनर किया गया था कि नेशनल एजेंसी टू परफॉर्म द फंक्शन इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए। और ये आईसेट जो है आपका ऑपरेशनल है, कब से है, 2004 से है, 2004 से ये ऑपरेशन में है आईसेट, इसको याद रखना आप। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एसेशन रीजन में आएगा, फिर से वही बात है। स्निफिंग में बी यूज टू स्टील डेटा और इंफॉर्मेशन ओवर ए नेटवर्क। स्निफिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल डेटा पैकेट्स पासिंग थ्रू गिवन नेटवर्क। डेटा पैकेट से समझते हो ना कि आप लोग जो अगर नेटवर्किंग पढ़े होकर देखोगे कि आप जो बातें करते हो, जो भी चीज आप डेटा के रूप में भेजते हो, वो पैकेट में जैसे अगर आपको साइंस का पता हो तो क्वांटा जैसे होती है ना, कि हम एनर्जी को पैकेट पैकेट मतलब एक स्लैब में जाकर भेजते हैं, तो ऐसे डेटा जो है वो पैकेट में सेंड होती है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, पूरा इसको हिंदी करें तो इसमें बहुत सारे हिंदी वर्ड, किसी को पता है? डेटा गुच्छा को पैकेट का मतलब एक बंच बना के भेजते हैं, बंच मॉड्यूलेट करके। बोलोगे, ऐसे ही कुछ बोलोगे इसको। तो स्निफिंग जो आता है आपका, ये मे बी यूज टू स्टील डेटा इंफॉर्मेशन ओवर नेटवर्क। It is a process of monitoring and capturing all the data packets passing through given network। तो ये एक प्रोसेस होता है जो आपका जिसके जरिए हम जितना भी आपका कंप्यूटर का डेटा जाता है नेटवर्क में, उसको वो मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है। तभी तो आपको देखते हैं ना व्हाट्सएप पे लिखा होता है ना कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन, कि आपका डेटा क्या जा रहा है वो व्हाट्सएप को भी नहीं पता, तो एनक्रिप्टेड कर देता है, मतलब वो चेंज कर देता है जिसको आपका उसके जो जो आपका बाइनरी में चेंज होता है, उसको बाइनरी में रखता नहीं है, किसी और में चेंज कर देता है। तो लोग उसको आपका इसको कहते हैं एनक्रिप्टेड हो जाना। तो आप बताओ कौन सा सही होगा, ऑप्शन एबीसीडी में कौन सा सही होगा? सर ए लग रहा है। स्निफिंग जो होता है एक प्रोसेस होती है मॉनिटर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए डाटा पैकेट्स को जो किसी नेटवर्क से होकर पास करता है। स्नीफर्स कौन होता है? स्नीफर्स जो होता है वो
यूज करता है नेटवर्क या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए, कि उसको मॉनिटर 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 करता है और उसको ट्रबल शूट नेटवर्क ट्रैफिक ये सब चीजों में। तो स्निफिंग आपका टेक्निक्स जो है वो यूज हम करते हैं नेटवर्क प्रोफेशनल जो होती है उसके जो भी नेटवर्क के जो नेटवर्किंग के जो प्रोफेशनल होते हैं उनके जरिए, ताकि वो डायग्नोस कर सके किसी नेटवर्क के प्रॉब्लम्स के इशू को। जैसे आप देखते हो ना कि आप जब अगर आपका टेलीफोन नेटवर्क अगर नहीं आता है, मतलब मान लीजिए कुछ दिक्कत आती है, तो वो पूछता है कि आपको आपको कितने आपका नेटवर्क फुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बोले कि नहीं आ रहा है फुल, तो फिर वो टेक्निकल टीम को रेफर कर देते हैं, फिर वो चेक करते हैं क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आपका सब कुछ ठीक करते हैं उसको। तो वो डायग्नोस करता है नेटवर्क इशू को, और उसका जो आपका मैलिशियस यूजर होते हैं वो उस समय कैप्चर कर लेते हैं अनक्रिप्टेड डेटा को, और जैसे पासवर्ड हो गया, यूजर नेम हो गया, इन सब को लेकर के उसको मतलब एक क्या कर सकते हो कि उसको चोरी कर लेते हैं उसको। तो इस तरह से क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल सही है। आपका तो मतलब हो ही जाएगा अच्छे से, पक्का ही हो जाएगा, सबका हो जाएगा, जितने लोग कोशिश करेंगे सबका हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहो, आराम से हो जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई द encompassing term that involve the use of electronic platform to conduct company's business। किसके जरिए आप करते हो, ई बिजनेस, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस? ई कॉमर्स। ई-कॉमर्स। ई कॉमर्स। ओके, और कोई? ई कॉमर्स ही लग रहा है सर, क्योंकि इसमें अब बिजनेस है ना, हाँ, इस वजह से। हाँ अच्छा ठीक है, आप फिर से क्वेश्चन के ऊपर एक बार। ई कॉमर्स में बोल देता है ऐसा कि ई कॉमर्स ये क्या करता है, रेफर करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन। E-commerce refers to buying and selling online, while e-business encompasses क्या करता है, all business conducted online। और ई-कॉमर्स क्या होती है, ई-कॉमर्स कैन बी viewed as a सबसेट ऑफ ई-बिजनेस, क्योंकि ई-बिजनेस में बहुत कुछ होता है। ई-बिजनेस का अगर सेट है तो ई-कॉमर्स क्या है, सबसेट है। ई-कॉमर्स में हम क्या क्या डालते हैं, बाई और सेल, आप बेचते हो, मतलब आप खरीदते हो या बेचते हो ऑनलाइन पे, इसका ये आप होती है ई कॉमर्स होती है। और ई बिजनेस में क्या आती है, खरीदने बेचने के अलावा और भी जितने भी सब चीजें होती है वो सब मिला के करते हैं इसको। तो इसको हम कहते हैं जितने भी ऑनलाइन में जितने भी ये सब चीजें आप खरीदना बेचने के अलावा भी जो जितने सारी चीजें होती है, तो ये एक सबसेट है। तो क्या होगा, ई बिजनेस सही ऑप्शन होगा। कंडक्ट ए कंपनीज बिजनेस, तो खरीदने बेचने के अलावा भी, अब जैसे मान लो जी कोई किसी को आप सलाह दे रहे हो, सलाह देने का आप मान लो कुछ वो कर रहे हो, या बाकी कुछ कुछ वो कर रहे हो, आप सामान बेच या खरीद नहीं रहे हो, तो वो भी एक बिजनेस के अंदर ही आता है, जबकि वो बाइंग सेलिंग में नहीं आता है। तो लेकिन आप मतलब किसी को आपने सर्विस दे रहे हो, तो ये भी क्या है आपका, जैसे मान लो किसी को टीचिंग कर रहे हो, तो कोई सामान आप खरीद के बेच तो नहीं रहे हो, लेकिन आपका सर्विस दे रहे हो आप, तो ये भी क्या होगा, आपका ई बिजनेस में ही आपका आ जाएगा। और भी इसका बहुत बड़ा दायरा है। जैसे कुछ चीज ऐसी होती है कि जैसे आप फ्री में रहते हो पहले, और उसके बाद क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है, और फिर वो आप मतलब इंक्रीज करते हो। जैसे मान लो कि अगर कोई चैनल अगर चलता है, और कोई एजुकेशन चैनल है सपोज करो, एजुकेशन चैनल अगर है, और अगर वो चैनल सक्सेस है, बहुत अच्छा सक्सेस है मान लो, और उसमें अगर लाखों लोग जुड़ गए हैं, तो लाखों लोग अगर जुड़े हैं, तो चैनल अगर बोलता है कि हम सबसे सौ रुपए लेंगे, 1 लाख इंटू 100 कर दो, तो क्या आएगा, 100 लाख हो जाएगा, मतलब 1 करोड़ हो जाएगा। जबकि उस चैनल में क्लास कितने होंगे,
सब कोई अपने अपने घर पे बैठ के कर रहा है, क्लास होगा 1 ही घंटा, लेकिन वो अर्निंग कितना होगा, 1 करोड़। उसमें उसने कुछ प्रोडक्ट उसने सेल या बाय नहीं किया, ये उसने एक सर्विस दिया। तो पहले क्या किया उसने, फ्री में, या जैसे गूगल करता है फ्री में पूरा पूरा आपका दिया। उसके बाद लोगों को जब पता चला कि गूगल में हम कुछ भी ऐसे जानकारी पा सकते हैं, तो फिर गूगल ने बोला कि आपका प्रोडक्ट को रखने के लिए हम आपका जो प्रोडक्ट हम रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम आपसे चार्ज करेंगे। तो गूगल एडसेंस वगैरह उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसको विज्ञापन का पैसा मिलता है, उससे वो बहुत ज्यादा कमाता है, अर्निंग करता है। या उसने जो ईमेल का जो कॉन्सेप्ट रखा है, इसके जरिए लोगों की इंटरेस्ट क्या है, क्या देखना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, ये सब चीजें उनको डेटा इकट्ठा करता है, तो उस डेटा को भी सेल करता है। तो खाली ऑब्जेक्ट और किसी चीज को आपका सेलिंग वो नहीं होता है, बहुत सी चीज मिला के होती है, काफी चीज मिला के होती है। मान लो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो, तो आप एक वर्चुअल करके दिखा सकते हो कि ऐसा ऐसा है, या पहले का आपने वीडियो बना के दिखा सकते हो। ऐसे बहुत सी चीज चलती है जिसमें खाली सेलिंग, आपका गुड्स खाली सेलिंग या बाइंग नहीं होता। ई कॉमर्स में जैसे आपका आता है, कौन कौन आता है, कुछ एग्जांपल बताए। फ्लिपकार्ट आएगा, अमेजन आएगा, सब चीजें आती है इसमें। तो ऑप्शन क्या होगा, ई बिजनेस। इसी जगह पे आपको बहुत फाइन फाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही बारीक बारीक क्वेश्चन, जिससे हमें कभी कभी मतलब हम घबरा जाते हैं कि इन सब टर्म्स को हमें बहुत अच्छे से जानने होंगे। ई गवर्नेंस आपको बता दिया मैंने, ई मार्केटिंग आप जानते हो, ई कॉमर्स में एक्सप्लेन कर दिया, ई बिजनेस भी बता दिया, सारा कुछ मिला कर पूरा ई बिजनेस है, सब कुछ मिला करके। तो ये सब क्या है, आपका पार्ट पार्ट है उसका। तो ऑप्शन ए सही है। 7th करें, विच ऑफ द, किसी को डाउट तो नहीं है ना, 8वें में क्लियर है ना? Which of the following mobile payment application is developed by National Payment Corporation of India based on UPI? ये तो बहुत आसान है, आपको सबको बोल देंगे। भीम सर। भीम भीम भीम। तो भारत इंटरफेस फॉर मोबाइल, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर पूछे जाए कभी, तो इसका मतलब होता है, तो कंट्री को आपका कैशलेस बनाने, कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस बनाने से फायदा, फायदा किसी को आप कोई कह सकते हो कि कैशलेस करने से हमें फायदा क्या होगा? ब्लैक मनी पे कंट्रोल होगा सर। बिल्कुल। और ये सर जो इकोनॉमी के असेसमेंट नोट कम छपाने पड़ेंगे, बिल्कुल, और नोट कम छपाने पड़ेंगे, हाँ ये भी है, पेपरलेस, मतलब लेन देन पेपरलेस आसान हो लाइफ जाएगा। बन जाए। बिल्कुल। इसके बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े। आप जितने बताए सब सही बताए हो। हमारे सुरक्षा में सबसे बड़ी, क्योंकि ये नकली नोट जो होते हैं, नकली नोट के जरिए हमारे सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि कौन क्या नकली नोट छाप छाप के क्या क्या खरीद के क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर नोट का प्रचलन कम हो जाएगा धीरे धीरे, और अगर एक समय ऐसा आएगा कि, इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि पूरा आपका मतलब हर जगह पे इंटरनेट हो जाए, सब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से सब कुछ मतलब आपका अपडेटेड हो जाए, कि ऐसा कोई टेक्निक बना ले जिसमें नोट की जरूरत न पड़े। जैसे मान लीजिए कि अगर अब तो ऐसा काम चल भी रही है, बहुत से काम कोशिश की जा रही है कि बिना इंटरनेट के भी आपका हो जाए, मतलब आपका लेन देन हो जाए। इसका भी कोशिश शायद कई जगह पे सुनने को आ रहा था। ऐसा हो सकता है कि आगे ऐसा तकनीक आ जाए कि बिना इंटरनेट के भी आपका अगर हो जाए, या जो भी इसका आपका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। जितना ज्यादा आपका यह होगा, मतलब आपका भीम इस तरह से आपका जो मतलब डिजिटल पेमेंट जितने ज्यादा होंगे, एक तो हमारे सुरक्षा में बहुत आपका हेल्पफुल होगा, दूसरे आपका गरीबी और अमीरी के बीच का जो खाई है, वो खाई कम हो जाएगा काफी हद तक। क्योंकि सरकार की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समानता, कि कोई इंसान बहुत अमीर ना हो जाए, कोई बहुत गरीब ना हो जाए। जबकि ये हमारे देश में बहुत ज्यादा गैप पड़ गई थी कि एक डेटा कह रहा था कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पैसा जो है कुछ ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी सबके पास मतलब काफी
मतलब असमानता है पैसों का जो आपका जो पूरा बंटवारा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें आपका मतलब करप्शन वगैरह काफी कुछ आ जाता है। इससे वो नहीं होगा, टैक्स सरकार तक पहुंचेगा सही मात्रा में जितना पहुंचना चाहिए, और मुद्रास्फीति कम हो जाएगा। तो आप जानते हैं जो लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़े होंगे कि अगर हमारे पास अगर काला धन होती है, मुद्रास्फीति होती है, तो बेरोजगारी पे कैसे असर पड़ती है। और आपने काफी इसमें थ्योरीज भी पढ़े होंगे, रॉबिन्स का थ्योरी है, बहुत से आपका काफी अच्छे अच्छे मतलब एक्सपर्ट्स की थ्योरीज है, इसमें काफी आपका हेल्प होगा। और बैंकिंग में बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, बैंकिंग में पैसा डूबने का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक तभी डूबता है जब लेके भागता है। तो इस तरह से होंगे तो वो आपका बहुत सिक्योर हो जाएगा। कुल मिला के जो है ये सारा चीजें जो है मतलब देश के आपका इकोनॉमी को शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत, जब भी चाइना में भी जब उसने इस तरह से आपका किया गया था रेवोल्यूशन, तो उनको भी बहुत वहां के लोगों को पहले बड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन अब देखो कितनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जबकि एक समय था कि बहुत उतने ज्यादा नहीं था, हमसे बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं था, लेकिन वो बन गया है। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम कर पाएंगे, बाकी सब चीजों में बेहतर ही होगा। तो हर चीज जुड़ी होती है, उससे सारा चीजें जुड़ी होती है। और हमारे देश की सुरक्षा से, सिक्योरिटी से लेकर के, इकोनॉमी का पूरा डिफॉर्मेशन से लेकर के, करप्शन से लेकर के, और जितनी भी तरह से चीजें हो सकती है। आप जो रिश्वत दोगे तो रिश्वत किसमें दोगे? रिश्वत अगर आप किसी ने अगर ऐसे इस तरह से दे दिया आपने, तो चला जाएगा। तो अगर बड़ी मात्रा में किसी के पास जाएगा तो फिर जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा इतने मात्रा में क्यों दिया गया, कौन दिया, सारा चीज सामने आ जाएगा। तो जो करप्शन है उसमें भी आपका काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, काफी कुछ चीजें सही हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ना चाहोगे तो बहुत दूर दूर तक इसका आपका मतलब लंबे लंबे जगह तक आपको जुड़ता है। तो कभी अगर ऐसा आता है तो आप कह सकते हैं इसमें इस तरह से क्या हुआ कि भीम आपका सही है। आप लोग बहुत नॉलेजेबल हो, काफी आप लोग मतलब वो रखते हो, सही सही बात बताते हो। The use of information technology to improve the ability of government to address the need of society is known as, क्या बोलते हैं इसको? The use of IT to improve the ability of government to address the need of the society, समाज की जो आवश्यकता है जिसे सरकार आपको मतलब इसमें आईटी के जरिए इंप्रूव करने की कोशिश करता है, उसको क्या बोलेंगे? ई बिजनेस, ई गवर्नेंस सर। और कोई? बिल्कुल सही ई बताया, गवर्नेंस। बिल्कुल सही बताया आपने। ई गवर्नेंस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। ये आपका जब हम बात करें ई गवर्नेंस का, तभी हम चर्चा की थी इसके ऊपर। ये सारे प्रोसेस में एम करता है कि एनहेंस हो, वृद्धि हो सरकार की योग्यता में, क्षमता में, ताकि सो दैट टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द जनरल पब्लिक, एक सामान्य लोगों की आपके आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से कर सके। जैसे अभी आप सब कुछ अगर मोबाइल पे अपडेटेड हो सारा चीजें में, आप अगर मतलब इंटरनेट का और आईटी के जरिए, तो अगर आपको लोन चाहिए होगा तो आप इस सारा ऑटोमेटिक पूरा सॉफ्टवेयर ही पूरा करता चेक कर लेता है। आप 2 मिनट अगर आप सब कुछ मतलब अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो ज्यादा पेपर कुछ करना ही नहीं पड़ता। आप मोबाइल ऐप पे अपने ऐप पे करो, अगर वो लोन लेकर के बैठा हुआ है, आप अपना डिटेल डालो, आपको तुरंत बता देगा कि हाँ इतने आप एलिजिबल हो, इतने इतने पा सकते हो, ये कंडीशन से, तुरंत हो गया। जैसे मान लो कि अगर आप ईएमआई में चेंज करना चाहते हो, आपने 1 लाख का कोई सामान खरीदा नेट से आपको ईएमआई में चेंज करनी है। अब आप नॉर्मल तरीके से जाओगे तो पहले बैंक में जाओगे, उसमें बैठोगे, लाइन लगाओगे, फिर पूछोगे, सोचोगे, कितनी लंबी प्रोसेस था। आप क्या है, आप खाली ऐप खोलो, आप उसमें सिलेक्ट करो कितने मंथ का आप ईएमआई करना चाहते हो, वो सारा चीज बता देगा, कितने इंटरेस्ट लगेगा, कितने एक्स्ट्रा पैसा आपको पे करना पड़ेगा, कितने दिन का, दुनिया भर का जितने भी आपको डेटा चाहिए सब मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए आप तुरंत उसको सबमिट करो, बटन को डाल करके जितना डिटेल है। कितना समय लगता है? बहुत जल्दी, और एकदम पूरा ट्रांसपेरेंसी। आपको पहले पता होता है कि आपको क्या पे करना है, कितना आपको फायदा, कितना घाटा, सब कुछ पता होता है। इसलिए क्या हुआ, इसके लिए
ई गवर्नेंस और भी हमने बातें सब हम बताए ही हैं आपको कि पुलिस डिपार्टमेंट में, शिक्षा डिपार्टमेंट में, आपका एजुकेशन में, मतलब फिर आपका कोर्ट कचहरी के लिए, हर जगह पे जो है सरकारी आपका दफ्तरी के जो काम काज के लिए सब जगह पे इसको फास्ट ट्रैक में और ट्रांसपेरेंसी के साथ जितना संभव हो सके कम से कम समय में सब चीजों को करने के लिए कोशिश की जाती है। अब पता आप लोगों ने मैक्सिमम सही आंसर दिया, पूरा शीट खत्म होने जा रहा है और जितना क्वेश्चन आपको पूछा गया इसके ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल मैक्सिमम करेक्ट ठीक किया सारा। You need to use a automatic calculations in preparing a budget. Which software application should be used? बताओ कौन सा करोगे? Spreadsheet, presentation, word processing, desktop publishing. स्प्रेडशीट। Yes. स्प्रेडशीट जो होता है वो आपका एक एक्चुअली इंटरैक्टिव कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है जो एनालिसिस करती है, डेटा को स्टोरेज करना, टेबुलेटेड फॉर्म करना। स्प्रेडशीट जो होता है डेवलप या ये किया गया है कंप्यूटराइज्ड एनालॉग ऑफ पेपर अकाउंटिंग वर्कशीट। उस पेपर के जगह पे आपको पूरा अकाउंट वाला वर्कशीट में तरह हम काम करते हैं इसको। ये प्रोग्राम आपका ऑपरेट करता है जो डेटा मेंटेन करते हैं सेल के रूप में, टेबल के रूप में देता है, जैसे आप एक्सेल में काम करते हो। सारा ईच सेल में कंटेन इधर न्यूमेरिक और टेक्स्ट डेटा, आप न्यूमेरिक में डाल सकते हो और टेक्स्ट में भी डाल सकते हो, या फिर रिजल्ट ऑफ फॉर्मूलाज दैट ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड। आप अगर कोई फॉर्मूला को डाल दोगे तो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। आप जानते हो जो लोग थोड़ा सा प्रोग्रामिंग किए हैं, आप लोगों में से किए हैं किसने, आपका कंप्यूटर सब पढ़े ही होंगे आप। आपको मैं जैसे आप उसमें वो बनाते हो प्रोग्राम, जब बनाते हो तो ऐड का एडिशन करने के लिए, सब्सट्रैक्शन करने के लिए प्रोग्राम बनाते हो ना सी या C++ में, मैक्सिमम लोग यही होंगे। उस तरह से आप खाली इसमें फॉर्मुलेट कर दो और उस फॉर्मूले को फॉलो करते हो। आपको जैसे एवरेज निकालनी है तो एवरेज का फॉर्मूला डाल दो, वो खुद ही सारा एवरेज उसी फॉर्मूला का अप्लाई करते हुए खुद कर देगा। बहुत अच्छी आपका मतलब ऑप्शन होता है। स्प्रेडशीट आपका जो है वह भी करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो करते हैं वहाँ भी हम इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेडशीट को हम यूज कर सकते हैं एडजस्ट करने के लिए, कोई भी जो आपका स्टोर्ड वैल्यू पहले से जो होती है उसको, या ऑब्जर्व करने के लिए उसका कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी होंगी, या अपने खुद का फॉर्मूला। अगर आप कुछ चाहते हो कि इस तरह से आपको डिस्काउंट देनी है कि 10% डिस्काउंट देनी है, तो आप उसमें आप फिक्स कर सकते हो कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू MRP माइनस 10%। तो अपने आप खुद ही बोल कर दे देगा कि कितना आपको देनी है, कितना मतलब आपका कॉस्ट कितना होगा। सब चीजें आप अपने से कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने बताया दिया कि स्प्रेडशीट कैसे आता है आंसर। तो ऑप्शन ए सही है। बाकी लोगों ने जितने लोग बताए हैं उनको थैंक यू सो मच, एकदम करेक्ट बताया आप लोगों ने। चौथा देखो, विच ऑफ द, किसी को डाउट तो नहीं है ना, पांचवे में क्लियर है ना? Which of the following statements is or true respect to ICT? ICT is an acronym that stands for the Information and Competitive Technology option, ये P दिया है, और Q क्या है? The effective use of ICT to support learning in the inclusive education exemplifies good teaching for all the learner। तो इसका हिंदी में क्या बोलेंगे? आईसीटी जो है इसका पूरा नाम जो बताया गया है स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, ये यहाँ बताया गया है, आपको बतानी है कि सही गलत है। और क्यों क्या बोला है? द इफेक्टिव यूज ऑफ आईसीटी, आईसीटी का जो इफेक्टिव यूज है टू सपोर्ट लर्निंग इन द इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आपका उदाहरण के साथ एजुकेशन में आपको सपोर्ट करने के लिए होता है। गुड टीचिंग फॉर ऑल लर्नर, सारे लर्नर के लिए काफी अच्छे आपका क्या कहते हैं उसको, गुड टीचिंग, मतलब टीचिंग कर सकते हैं अच्छे से। तो ऑप्शन आप बताओ क्या कौन सा करेक्ट है? ई, हाँ जी, क्यू सर, क्यू ओनली। मतलब ऑप्शन बी बोल रहे हैं आप लोग? ठीक है, यस बी ऑप्शन। आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
ये पूरा नाम होता है। तो कॉम्पिटिटिव नहीं होता, कम्युनिकेशन होता है, इसका ख्याल रखिएगा। यहाँ पे ये गलत हो जाती है, कॉम्पिटिटिव ऐसे ही वो दे देते बना करके, कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, कम्युनिकेशन होती है। तो इस तरह से आपका ये पहला तो आपका नहीं हुआ। आईसीटी क्या करता है, रेफर करता है टेक्नोलॉजी को दैट क्या प्रोवाइड करता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीकम्युनिकेशन। ये आपका सिमिलर है किसके जरिए, किसका सिमिलर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, लेकिन वो क्या करता है, फोकस करता है किस पे, प्राइमरीली ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो इसमें इंक्लूड क्या होता है, इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन्स और दूसरे जितने भी आपका कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं सब आपका इंक्लूड होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिन्होंने सही सबने आंसर सही दिया ऑप्शन बी। जिन लोगों ने नहीं दिया या जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उन लोगों को समझने के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ताकि जो हमारे साथ अभी नहीं है बाद में रिकॉर्डिंग में देखेंगे उनको दिक्कत ना हो। रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। क्या दिया पहला, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। अब देखो ये 17 में आया था, ये 19 में आया था, कितना सिमिलरिटी है दोनों में। मतलब क्या है कि पैटर्न कितनी रिपीट हो रही है, और कई तो क्वेश्चन में रिपीट होते हैं कभी कभी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इज कंसिडर्ड एज ए सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। राइट टू यूज जो है पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इस टर्म, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कॉपीराइट कहते हैं। ये यहाँ सेकंड में दिया हुआ है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इज करेक्ट। आप बताओ तीसरे के लिए क्या बोलोगे आप। फिर सेकंड वाला करेक्ट है। सेकंड वाला करेक्ट है, क्योंकि मतलब ऑप्शन सी बोल रहे हो ना, जी सर। क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड एज ए सबसेट ऑफ, तो इसका सबसेट तो नहीं है बेसिकली। तो ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, सेकंड ही सही है। एक्चुअली हमें अगर कहें तो द की डिफरेंस इज दैट IT is a subset of ICT. A software license is a legal instrument government to use the redistribution of software. तो बहुत तकनीकी पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ये मान के चलते कि हमारे सारे जो व्यूअर्स है या जो लर्नर है वो इंटरनेट के जो कंप्यूटर का जो आपका जो बहुत गुड टेक्निक से फैमिलियर नहीं है, जितना सिलेबस में होकर लगेगा। सर आईसीटी तो यूज ऑफ आईटी इन वेरियस फील्ड्स ऐसा कह सकते हैं ना। एक्चुअली इसका सबसे व्याख्या करने जाओगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, वेरियस फील्ड तो बोल जी। दोगे, अगर छोड़ दोगे ना तो आपको तो नहीं सबसेट गलत हो जाएगा ना सर, इसलिए। इसमें काफी कुछ आ जाएगा, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं किया, क्योंकि करने जाऊंगा तो एक तो ये काम की नहीं है, क्योंकि सिलेबस में तो उतना कुछ है ही नहीं। जी तो और फिर अगर हम बात करने जाएंगे तो बहुत टेक्निकल चीजें हमें डिस्कस करने पड़ेंगे, जो सबके लिए यूजफुल नहीं भी होगा। और क्योंकि सबके लिए आपका मतलब क्योंकि क्या होता है कि एक चीज का अगर हम चर्चा करने जाते हैं तो उसमें काफी कुछ चीजें नई चीजें आ जाती है जो टेक्निकल होती है, और टेक्निकल अगर लोग नहीं जानते हैं तो फिर वो चीजें मतलब उतना ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती। या तो सबको जाने तो हमें तो बहुत मजा आता है चर्चा करने में, लेकिन मैं अपने आप को क्या कंट्रोल कर लेता हूँ कि नहीं उतने जितने की सिलेबस में होता है। चेयरमैन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन एजुकेशन जैक्स डीलर रिपोर्ट्स ऑन यूनेस्को वाज टाइटल्ड। बताओ क्या था टाइटल। ऐसे मैं बोल देता हूँ आपको, द डेलर्स रिपोर्ट जो था वो क्रिएट किया गया था आपका डेलर कमीशन के जरिए, DELORS डेलर्स कमीशन। कब किया गया था, 1996 पे किया गया था। थोड़ी जीके बेस्ड है इसलिए मैं बता दे रहा हूं आपको। ये आपका प्रपोज्ड कह सकते हैं कि प्रपोज्ड एंड इंटीग्रेटेड विजन ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन 2 की कॉन्सेप्ट। ये इंटीग्रेटेड विजन था एजुकेशन के लिए,
जो दो दो मुख्य बातों पे आपका डिपेंडेंट था। लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, जिंदगी भर तक आप सीखते रहो। एंड द 4 पिलर ऑफ लर्निंग, 4 पिलर थे लर्निंग के। टू नो पहला पिलर, टू डू दूसरा पिलर, टू बी तीसरा पिलर पिलर एंड लिव टुगेदर ये चौथा पिलर। तो ये 4 पिलर पे आपका ये बेस था। अगर आप बोलो तो मैं इसको लिख देता हूँ, अगर आप याद करना चाहो तो। ये जो बनाया गया था, पहला था कि लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ, पूरा जीवन भर आप सीखते रहो। एंड द 4 पिलर ऑफ लर्निंग क्या था? पहला क्या था आपका? टू नो। दूसरा क्या था आपका? टू डू। और तीसरा क्या था? टू बी। और चौथा क्या था आपका? एंड टू लिव टुगेदर। एंड टू लिव तो इसलिए अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। लाइफ टाइम तक आप सीखते रहो। अभी पता पहले तो बताया था क्या था? लर्निंग थ्रू आउट लाइफ, जिंदगी भर सीखते रहो, उसी का मतलब है ना लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो ऑप्शन सी सही होगा। पहला क्वेश्चन बताइए। कॉन्फ्रेंसेस आर मेंट फॉर मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, ग्रुप डिस्कशन, शो केजिंग न्यू रिसर्च, या ये सारे के सारे? डी, कौन सा? लास्ट वन, All ऑल of द अबव। बिल्कुल। A conference is a formal meeting of researcher with a shared interest organized with the purpose of providing them a forum to present and discuss their work and exchange information and innovative ideas. तो ये मतलब मकसद होता है, उद्देश्य होता है कि रिसर्चर जो है वो अपने जो इंटरेस्ट है उनको शेयर करे, उसको उद्देश्य को बताएं और उसको डिस्कस करें, उनके कार्य को, और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करें, उनका आइडियाज जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं उसको एक्सचेंज करें। तो इट इज टिपिकली स्प्रेड ओवर। सारे आंसर। हाँ जी, इट इज टिपिकली स्प्रेड ओवर सेवरल डेज। तो इस तरह क्या हुआ? आपका आंसर डी सही है। इस तरह से हमने ई गवर्नेंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए थे ये सारा हमने कवर कर लिया और आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया। अब इसके बाद जो सेक्शन बची है उसको हम अगले क्लास में करेंगे। और इस तरह से हमने आईसीटी का हम सारे क्वेश्चन, मतलब मान लो कि करीब करीब लास्ट 15 ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम सारे को कवर कर रहे हैं। क्योंकि आईसीटी इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसका संबंध, मैंने बताया था आपको, आईसीटी का खुद का तो यूनिट है ही, कम से कम 4-5 क्वेश्चन जिससे आते ही आते हैं। इसका संबंध यूनिट 1 से भी होता है, यूनिट 2 से भी होता है, यूनिट 10 से भी होता है। हमारा जो हायर एजुकेशन है उसके साथ भी आपका आईसीटी का संबंध हो जाती है और भी कई जगह पे आती है। क्योंकि आज इंटरनेट ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं है, ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे उसका मतलब रोल ना हो। और शिक्षा के क्षेत्र में यूनिट 1 में क्या पढ़ते हो आप? आपका टीचिंग के ऊपर सब कुछ पढ़ते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा रोल है। अभी हम जो हम स्कूल कॉलेज या ऐसे जो हम लोग ऑनलाइन जो पढ़ाई करते हैं उसमें क्या है? आपका टीचिंग का ही एक मेथड होती है, लर्निंग जिसे कहते हैं। हम लोग सीखते हैं या सिखाते हैं या हम सब मिलकर करते हैं। उसी तरह से जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो बिना आईसीटी का यूज किए तो आप अभी तो सोचना भी मुश्किल है। इसलिए मतलब मास्टर्स डिग्री में नॉन कंप्यूटर्स वालों के लिए अलग से एक पेपर ही रखा जाता है। जैसे जो कई जगह पे ऐसा होता है कि ताकि आप आगे जाकर पीएचडी अगर करते हो तो आपको दिक्कतें ना हो, आपको मतलब
कई कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे होते हैं कि उसका नंबर जुड़ता नहीं है, लेकिन पास करना जरूरी होता है। ऐसा भी कुछ कुछ जगह पे है। और बाकी आप उच्च शिक्षा के जो आपका जो यूनिट है, उसमें भी आईसीटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो बहुत जगह आपको अपना यूनिट के अलावा भी आपका रोल प्ले करता है। जैसे आपका सेकंड पेपर में जाओगे तो योग दर्शन आपको ऐसे कई यूनिट में आपको मिलेंगे। अपना खुद का तो अपना एक यूनिट है ही पूरा, जिसमें ऐसे आपको 8 से 10 क्वेश्चन आना होता है योग दर्शन से, लेकिन वो और भी कई जगह पे आपको दूसरे यूनिट से भी जुड़ जाती है। इसमें कुल मिलाकर के आपका 17-18, कभी कभी भी उससे ज्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर सबको अगर जोड़ देंगे। और अगर मान लो कि एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन अगर आ गया, आपका अनसीन पैसेज जो होती है, तब सोचो वो 20 से भी ज्यादा जा सकती है, क्योंकि उसमें 5 क्वेश्चन खाली उसी का होते हैं। 5 या 2 पैराग्राफ शायद अगर आएंगे तो फिर 10 क्वेश्चन हो जाएंगे इसका। तो इसलिए आप आईसीटी को अच्छे से करो। अकेला आईसीटी जो है आपको काफी हद तक एक माइलस्टोन देगा। और अगर आप इस जो उस तरह के अगर रिजल्ट चाहते हो, तो खाली सेकंड पेपर का करने से नहीं होगा, आपको फर्स्ट पेपर भी करने ही पड़ेंगे, तभी आपका उस तरह का रिजल्ट आ सकता है। इसलिए आप अच्छे से करो। और हमने सारा पास्ट ईयर क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इसके नोट्स भी आपको ग्रुप में डाल देंगे, ताकि जो हमने डिस्कस किए हैं वो सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। फिर आप उससे भी ट्रीट करना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। हम सर उसको ये हाँ बताएं। सर ये साइबर क्राइम से रिलेटेड जो टर्म्स है वो एक क्लास ले लीजिएगा, जैसे फिशिंग वगैरह आया था या और कुछ टर्म्स रहते हैं। ठीक है, मैं उसको दे दूंगा, लिख लूंगा। अगर सर कुछ बची है उसके सिलेबस में कुछ है इसका, कुछ एक्स्ट्रा कुछ बची हुई है जो हमने किया उसके अलावा? सिलेबस में तो पता नहीं सर, साइबर क्राइम से रिलेटेड जैसे टर्म्स रहती हैं, फिशिंग वगैरह और भी काफी टर्म्स होती हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो मैं उसके एक क्लास वाली उसी का ले लूंगा, मैं जितने भी इसका है। मैं थोड़ा जी सा कट इसलिए कर रहा था कि मैं माइंड पे ये रख रहा था कि टेक्निकल लोग नहीं है, तो हम टेक्निकल चीजों को कम से कम करें। तो ठीक है, मैं आप उसका ले लूंगा, साइबर क्राइम पे आजकल तो सर वो चीजें काफी हो रही है ना, तो ऑलमोस्ट सभी के इंटरेस्ट का रहेगा वो टॉपिक। ठीक है, मैं कर दूंगा उसको, कोई इशू नहीं है। थैंक यू थैंक सो यू। मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। आप सबको प्रणाम। आप सबका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।